मेरा नाम महेश है। मैं एक फौजी हूँ। मेरी माँ का देहांत जब मैं 5 साल का था तभी हो गया था। मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा और कोई भाई बहन भी नहीं है। मैं इकलौता हूँ। जब मेरी माँ का देहांत हुआ था तो मेरे पापा की ज़्यादा उम्र नहीं थी, परंतु फिर भी मेरे पापा ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। वह सोचते थे कि क्या पता दूसरी माँ कैसी आएगी, वह मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार करे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी कारण से उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और मेरे लिए माँ खुद ही बन गई। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि माँ की भी नहीं। उन्होंने मेरी परवरिश बड़े ही लाड़ प्यार से की, परंतु जीवन में मेरे साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाबूजी को, आज का दिन मेरी शादी है, मैं अपनी शादी के लिए 40 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर है। उसका नाम निशा है। जब मैं पहली बार उसे देखने के लिए उसके घर गया था तो पहली ही नज़र में वह मुझे पसंद आ गई थी। निशा के घर से वापस आने के बाद मैं उसकी यादों में खो गया था। उसके घर वालों को भी सब कुछ पसंद आ गया था और चट मंगनी पट विवाह की तर्ज पर हमारा विवाह तय हो गया था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं उसे दुल्हन बनाकर लाने वाला था। जब दुल्हन के वेश में उसे मेरे सामने लेकर आए तो मैं पलक झपकाना ही भूल गया था। वह गजब की सुंदर लग रही थी। निशा शादी होकर हमारे घर आ गई। शादी के बाद हमने एक दूसरे के प्यार में गुजारा। मैंने एक पल के लिए भी उसे अपने से अलग नहीं होने दिया। फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे वापस ड्यूटी पर वापस लौटना था। मैं और निशा दोनों ही बहुत उदास थे, परंतु क्या कर सकते थे। छुट्टियां खत्म हो गई थी और मुझे वापस लौटना ही था। भारी मन से मैंने निशा की भीगी आंखों के साथ विदाई ली। मैं तो वापस जा रहा था, परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जो मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मेरे जाने के बाद घर पर मेरे पापा जी और निशा ही रह गए थे। मेरे पापा गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। सभी गांव वाले उनको बहुत सम्मान करते थे। मेरे पापा जी की इतनी उम्र नहीं थी, वह देखने में स्वस्थ और जवान लगते थे। सब उन्हें मेरा बड़ा भाई बताते थे। मेरे पापा निशा को अपनी बेटी समान मानते थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा। फिर अचानक निशा पापा जी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी। वह पापा जी को चाय नाश्ता खाना पानी बिल्कुल समय पर देती थी। निशा घर का सारा काम निपटा कर पापा जी के पास आकर बैठ जाती थी। पहले तो पापा को बुरा नहीं लगता, परंतु धीरे धीरे उन्हें निशा पर शक होने लगा क्योंकि निशा पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लग रही थी, जो कि मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि वह अपनी मर्यादा से बाहर जा रही है। कई बार वह पापा के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती थी और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ जाती थी। पापा अपना हाथ छोड़कर दूर जाकर बैठ जाते थे या घर से बाहर निकल जाते थे। मेरे पापा निशा की इन हरकतों से बहुत परेशान थे। एक दिन रात का समय था। पापा अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी निशा आकर पापा के पास लेट गई और कहने लगी कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, और वह पापा के सीने से चिपक गई। यह देखते ही पापा उसे अपने से अलग करके झट से खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था और निशा को गुस्से में कहा, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यह क्या कर रही हो? तो निशा कहती है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? वह तो चले गए मुझे छोड़कर और आप पता नहीं कब आएंगे। मैं नहीं रह सकती इतने दिन, और वैसे भी घर में है ही कौन आपके और मेरे अलावा। अगर हम कुछ कर भी लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। सुनते ही पापा जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा, बस बहुत हो गया। कुछ मान मर्यादा है भी या तुम्हें या नहीं? तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, उसकी अमानत हो तुम, और क्या अनाप शनाप बक रही हो? ना तो तुम्हें घर की मान मर्यादा का पता है और नहीं अपने पति और मेरी इज्जत की परवाह है। ऐसे घिनौने विचार तुम्हारे मन में आए भी कैसे? चली जाओ यहाँ से और दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। पापा जी ने जब से निशा को डांट दिया था तब से उसने यह सब हरकतें करना बंद कर दिया था, परंतु वह पापा जी से बहुत नफरत करने लगी थी। अब वह पापा के लिए खाना भी नहीं बनाती थी, नाश्ता पानी के लिए भी नहीं पूछती थी। इस बात से पापा जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें खाना और नाश्ता बनाने के पहले से ही आदत थी।
तो उन्होंने खुद ही अपने सारे काम करने शुरू कर दिए। पापा जी तो सोच रहे थे कि चलो अब निशा सुधर गई है, परंतु वह नहीं जानते थे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब निशा को पापा जी ने तो ठुकरा दिया था, परंतु उसे कोई न कोई चाहिए था। अब वह अपने आसपास नजर रखने लगी। जल्दी ही उसकी तलाश खत्म हो गई और उसे एक लड़का नजर आ गया जो दिखने में काफी स्मार्ट था। बस फिर क्या था, निशा उसके बारे में सारी जानकारी जुटाने में लग गई। आस पड़ोस से निशा ने उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई। जब उसे पता चला कि उस लड़के की अभी तक शादी नहीं हुई है तो निशा खुश हो गई। वह लड़का थोड़ी दूर पर एक जनरल स्टोर में काम करता था। उस लड़के का नाम गौतम था। कुछ ही दूरी पर उस लड़के का घर भी था। वह लड़का अकेला रहता था। वह लड़का अनाथ था। निशा ने बहाने से उस लड़के की स्टोर पर जाना शुरू कर दिया। निशा रोजाना कोई न कोई सामान लेने के बहाने से उसके स्टोर पर पहुंच जाती थी और धीरे धीरे उसने उस लड़के से बातें करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। निशा ने खुद से आगे बढ़कर बहाने से उसे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था। बस फिर क्या था, गौतम समझ गया कि निशा उससे दोस्ती करना चाहती है। उसने निशा को फ़ोन किया। निशा तो इसी इंतज़ार में थी। एक बार बात क्या हुई, अब तो बात करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। गौतम ने निशा से मिलने को कहा तो निशा फट से तैयार हो गई। रात भर इंतज़ार करती है और जैसे ही सड़कें सुनसान हो जाती वह अपने घर से बाहर निकलती और छुपते छुपाते गौतम के घर पहुंच जाती है और सुबह लोगों के उठने से पहले घर पहुंच जाया करती है। पापा यह सोचकर सुकून से थे कि चलो अब तो निशा सुधर गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे उनकी बहू क्या गुल खिला रही है। निशा के हृदय में पापा के लिए अंगार दहक रहे थे। अब निशा और गौतम बहुत नज़दीक आ गए थे। वह पिताजी से बदला लेना चाहती थी। मैं 6 महीने बाद घर वापस लौट रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सफ़र के सारे रास्ते मैं अपनी निशा को याद करते हुए, उसकी याद में खोते हुए ही आया था। मैं हर बात से बेखबर जल्दी से जल्दी जाकर उसे अपने गले से लगाना चाहता था। उससे एक एक पल की दूरी भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारे सपने अपनी आंखों में सजाए मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर देखता हूं तो पापा जी और निशा दोनों मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैं पापा जी को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श किया। मैं कुछ देर पापा के साथ बैठकर बातें की, फिर अपने कमरे में आ गया। पीछे पीछे निशा भी आ जाती है। निशा के कमरे में आते ही मैं उसको अपने सीने से लगाया। निशा मुझसे नजरें चुरा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही थी। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा था कि जितना मैं उसके लिए बेचैन हूँ वह भी मेरे लिए उतनी ही बेचैन होगी, परंतु उसने मिलने के बाद मुझे ऐसे नहीं लगा कि वह मेरे लिए बेचैन थी। उसने मुझे कपड़े निकाल कर दिए और मैं नहाने के लिए चला गया। मैं वॉशरूम से जैसे ही नहाकर बाहर आया तब तक निशा ने मेरे लिए खाना लगा दिया था। फिर हमने साथ में बैठकर खाना खाया। मैं निशा से बात करना चाहता था, परंतु वह बर्तन उठाकर किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी। किचन का सारा काम निपटा कर वह कमरे में आई। मैंने फिर से उससे बात करने की कोशिश की, परंतु फिर भी वह मुझसे बात करने से कतरा रही थी। मुझे ऐसे लगा यह मेरा वहम है। मुझे घर पर आए हुए 2 दिन हो गए थे, परंतु निशा मुझसे दूर दूर भाग रही थी। मेरी यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ इन्हीं सोचों में गुम था। तभी निशा उल्टियाँ करने लगी। मैं उठकर निशा के पास आया। मुझे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगा, लेकिन वह जाने से मना करने लगी, परंतु मैं नहीं माना और मैं उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपनी पत्नी का ख्याल रखिएगा, यह 3 महीने के गर्भ से है। यह सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा सर चकराने लगा। मैं तो ड्यूटी पर था। 6 महीने बाद लौटा हूँ, तो फिर निशा को 3 महीने तक का गर्भ कैसे रह सकता है। मैं जैसे तैसे निशा को लेकर आया।
मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है। मैं निशा को अपने कमरे में लेकर आया। मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया और उससे प्यार से पूछा, बताओ निशा, यह सब क्या है? डॉक्टर जो कह रहे हैं क्या वह सच है? बताओ मुझे, तुम्हारी चुप्पी मुझे मार डालेगी। मेरे बहुत जोर देने पर निशा ने बताया, हाँ यह सच है, मैं 3 माह के गर्भ से हूँ। यह सुनते ही मेरे सिर पर बिजलियां टूट पड़ी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा था। मैंने निशा से चिल्लाकर पूछा, बताओ कौन है वह, उसका नाम क्या है? निशा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा तो कहने लगी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, पर आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप उस इंसान को कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम बताओ मुझे कौन है वह? मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वो और कोई नहीं, बाबूजी हैं। तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे अपने हाथों से पकड़कर झिंझोड़ा। वह रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद पापा जी मुझ पर गलत नज़र रखने लगे थे। वह बार बार बहाने से मुझे अपने पास बुला लेते थे, अपने पास बैठने के लिए कहते थे। मैं बैठती नहीं थी तो मुझे ज़बरदस्ती बिठा लेते थे। कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगते थे। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की, परंतु एक दिन मौका पाकर उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। मैं 3 महीने के गर्भ से हूँ। निशा रोते रोते मुझे यह सब कुछ बता रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा सिर चकराने लगा। मैं अपना सिर पकड़ लिया, घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा, मेरे खुद के पिता ने ही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे पिता तो एक राक्षस निकले। मेरे पीछे मेरी अमानत की हिफाजत करने के बजाय खुद ने ही लूट ली। पापा जी को किसी भी बात की जानकारी नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है। वो उस समय घर से बाहर थे। वो काफ़ी समय बाद घर में आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 दिन तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला तो पापा जी आकर पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। परंतु मैं कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही लेटा रहा। पापा जी को लगता है कि शायद मैं थका हुआ हूँ, वो बाहर आ जाते हैं। मैं 2 दिन से गुस्से की आग में जल रहा था। मुझे यह सोच सोच कर ही अपने पापा जी से घिन आ रही थी कि मेरे ही पिता ने मेरे साथ ऐसा किया। मन ही मन कुछ सोच लिया था और रात होने का इंतजार कर रहा था। जब रात काफ़ी हो जाती है तो मैं अपने पापा जी के पास आ गया और कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पापा जी लेटे हुए थे परंतु अभी तक सोए नहीं थे। वे उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा क्या बात करनी है? मैंने कहा, यहाँ नहीं, बाग के पास जो कुआं है वहाँ जा रहा हूँ, आप भी वहाँ आ जाइए। जो बात मुझे करनी है हम घर पर नहीं कर सकते। यह कहकर मैं कुआं के पास चला गया। मैं कुएं के पास आ गया था। मेरे पीछे पीछे पिताजी भी पहुंच जाते हैं। मुझे देखकर पापा भी मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा क्या बात है? मैंने कहा कि आपकी बहू गर्भवती है। पापा जी खुश होकर कहते हैं, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई बेटा तुमने तो। यह बात तो तुम मुझे घर पर ही बता सकते थे, पर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि आपकी बहू 3 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर पापा हैरान हो जाते हैं। तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो 6 महीने में लौट कर आए हो, तो बहू 3 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है? मुझे बताओ बेटा कि क्या हो रहा है, कौन है वो? पहले तो मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, परंतु जब पापा बार बार पूछे तो मैंने कहा कि वो आप हैं। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपनी अमानत आपके पास छोड़ कर गया था और आपने मेरी अमानत लूट ली। आपने अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपको क्या समझता था और अब क्या निकले। घिन आ रही है मुझे आपसे। मेरी बात सुनकर पापा सख्ते में आ जाते हैं। उनके होशो हवास गुम हो जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देगी। वे रूंधे गले से कहते हैं, बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह तो बहू। इतना कहकर पापा चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं, बेटा तू तो मुझे जानता है। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने अकेले तेरी परवरिश की। अगर मुझे इन सब चीज़ों की परवाह होती तो मैं दूसरी शादी कर लेता, पर तेरी खातिर मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। यह सब कुछ गलत है जो तुझे बताया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात
पर भरोसा कर बेटा। मगर मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं तो निशा की बात को सच मानता था। अभी पापा जी मेरे को समझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि मैं अचानक अपने पापा को कुएं में धक्का दे दिया। अचानक धक्का देने से पापा संभल नहीं पाते हैं, कुएं में जाकर गिर जाते हैं। मैंने कहा आपका यही अंजाम होना था। जैसे कलयुगी पिता का मर जाना ही बेहतर है। पिताजी मेरे को आवाज़ लगाते रहते हैं कि बेटा मुझे बाहर निकाल ले। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मैं वहाँ से घर आ गया, चैन की सांस ली और आराम से सो गया। निशा ने मेरे जरिए अपना बदला ले लिया था और मैंने अपने पिता को गलत समझकर उनको खुद से ही सजा दे दी थी। सुबह तक कुछ भी शोर शराबा नहीं हुआ तो मैं निश्चित हो गया कि चलो किसी को कुछ पता ना चल पाया। 2 दिन बाद मैं घर पर ही था, तब मेरे पापा के दोस्त साहू जी आए। उन्होंने कहा, अरे बेटा 2 दिन हो गए तेरे पापा जी से मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, कहाँ हैं बताओ। तो तब मैं झूठ मूठ कर रोने का बहाना बनाकर कह दिया, पता नहीं अंकल 2 दिन से पापा हमें बताए बगैर कहीं चले गए हैं। मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो कभी नहीं करते बेटा। कुछ बात ऐसी है जो तुम्हारे बाबूजी ने मुझे बताई थी, जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी अपने मन से कहीं गए होंगे। तेरे पिताजी के गायब होने के पीछे ये किसी की चाल जरूर होगी। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? मुझे साफ साफ खुलकर बताइए। पर यहाँ वो बात नहीं बता सकता। चलो कहीं बाहर बताता हूँ। हम पास के ही एक पार्क में बैठ गए। बेटा तेरे पापा मुझे हर छोटी बात जरूर बताते थे। उन्होंने ही मुझे निशा की सारी हरकतों के बारे में मुझे बताई थी। बेटा तेरे पापा बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। निशा की सारी हरकतों की बातें अंकल के मुंह से सुनकर मेरे होश उड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसी हो सकती है। मैंने तो अपनी पत्नी की बात पर भरोसा करके अपने देवता समान पिता को ही मार डाला। मैं अंकल के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। सारी बातें सुनकर मैं घर आ गया। निशा के खिलाफ मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं था। मैं घर आकर गहरे सदमे में बैठ गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। निशा से अगर सीधे सीधे पूछता तो वह कुछ भी मानने से इनकार कर देगी। अब मैं सच का पता कैसे लगाऊं? इन्हीं सोचों में डूबे हुए रात हो जाती है। अभी मैं निशा को कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि गुस्से में मैं पहले भी इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब कोई और गलती मेरे हाथ से ना हो जाए, तो इसलिए अब मुझे जो भी करना था वह सोच समझ कर करना था। रात को निशा मेरे को दूध देती है, दूध पीती है। मैं नींद की आगोश में चला गया। सुबह को जब उठा तो मेरा सिर बहुत भारी लग रहा था। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, परंतु मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना याद था कि निशा ने मुझे दूध दिया था और दूध पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया था। इतनी गहरी नींद तो मुझे कभी नहीं आती थी। मुझे पूरा शक हो गया था। अब मैं निशा पर नज़र रखने लगा था। रात हो गई थी। निशा आज फिर से मेरे लिए दूध लेकर आती है। मैं उसे कुछ बहाने से बाहर भेज दिया और सारा दूध पीने के बजाय फेंक दिया और उसे खाली गिलास पकड़ा दिया। निशा को लगता है मैंने सारा दूध पी लिया है। थोड़ी देर बाद ही मैं सोने का नाटक करने लगा और सोने के लिए लेट गया। मेरे सोते ही निशा मुझे अच्छी तरह चेक करती है कि मैं सोया कि नहीं। जब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि मैं सो गया तो फिर वह एक मोबाइल निकालती है और उससे किसी को फ़ोन करती है और उसे 12 बजे के बाद मिलने के लिए कहती है। मैं उसकी सारी बातें सुन रहा था। मैं निशा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। 12 बजते ही निशा अपने बिस्तर से उठती है और धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर मैं भी उसके उठते ही धीरे से उठ गया और उसका पीछा करने लगा। निशा गौतम के घर पहुंच जाती है। मैं धीरे से दरवाज़ा खटखटा आती है। अंदर से गौतम दरवाज़ा खोलता है, उसे जल्दी से अंदर बुला लेता है। ऊपर एक खिड़की भी होती है। खिड़की थोड़ी ऊपर थी। मैं किसी तरह खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो निशा और गौतम एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। फिर निशा हंसती है और गौतम से कहती है, अब देखो बच्चा तुम्हारा और सारी ज़िंदगी खर्चा वह बेवकूफ़ उठाएगा। वह मेरी हर बात पर यकीन करता है, मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। तभी तो मेरी बातों पर यकीन कर लिया और अपने बाप तक को मार डाला। पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ।
मैं गौतम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। गौतम दरवाज़ा खोलता और मेरे को देखकर वह भौंचक रह जाता है। वह घबरा जाता है और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं उसे धक्का देकर अंदर गया तो देखा कि पर्दे के पीछे निशा भी छिपी हुई खड़ी है। मैं निशा को भी पर्दे के पीछे से खींचकर बाहर निकला और निशा को 2-4 थप्पड़ भी लगाया। शर्म से दोनों ने नजरें नीचे झुका ली थी और दोनों को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। अब मैं भी अपने पिता के मौत का बोझ नहीं सह पा रहा था। मैं खुद मर जाना चाह रहा था कि वहीं साहू अंकल आ गए। माँ ने उसके पैर पकड़ लिया, अपने पिता की सच्चाई बता दी और फूट फूट कर रो रहा था। तभी मेरे सिर पर किसी ने हाथ फेरा। मुझे लगा मेरे पापा सामने हैं। उन्होंने मुझे उठाया तो देखा कि पापा मेरे सामने थे। मेरे पापा मरे नहीं बल्कि बच गए थे, पर वो जानबूझकर घर नहीं आए थे। मैंने पापा से कहा कि मैं आपके मापियों के लायक नहीं हूँ, मेरे जैसे औलाद को तो मर जाना चाहिए। पर पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटे, ये प्यार ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान कभी कभी फ़र्क ही नहीं कर पाता और कब गुनाह कर बैठता है पता ही नहीं चलता। इतना कहकर उन्होंने मुझे माफ़ कर दी थी। सच दोस्तों, माँ बाप का प्यार ही सच्चा प्यार होता है और अनमोल होता है, इसलिए माँ बाप की कद्र कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।